CLAT PG aspirants, welcome to Level Up CLAT PG. My name is Shaurya and I'm here with another video that is the series, that is continuing series of 2023 judgments, and I'm here with the second video. I'll be uploading 5 videos for each year, ठीक है. और आपको बताई था मैंने कि 2022, 23, 24, 25 एंड 26 विद टाइम जैसे आता जाएगा मंथली में कवर करता जाऊँगा. 26 का जनवरी का भी आने वाला है जल्दी, ठीक है. तो प्लीज़ subscribe to Level Up CLAT PG, ठीक है, and follow this Telegram channel for the questions that I'm going to upload on that particular channel, because वहाँ पे questions upload होंगे as well as आपका और भी कई सारे stuff like जो हम लोग और भी content लाने वाले हैं आपके लिए, like podcasts. I am announcing it today because like I have people like RML, NLU, NLUJ, HNLU, ठीक है. ये 3 पॉडकास्ट तो अभी प्लान ही हैं, ठीक है. तो यहाँ के बच्चे को मैं लेके आऊँगा जो यहाँ पे आपको बताएंगे उन कॉलेजेस के बारे में, एंड और भी कॉलेजेस. आप नीचे भी थोड़ा जाओ तो DNLU, DSNLU, ठीक है, नुसरल, यहाँ के बच्चों को भी मैं जानता हूँ. सो बेसिकली फ़िलहाल 3 तो आपके लिए आने वाले हैं, बाकी मैं आपको बताता जाऊँगा एक के बाद एक. सो प्लीज़ ऑल द कंटेंट जो होगा वो सारा अपडेट होगा इसी. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू लेवल अप क्लैट PG चैनल एंड दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप, ताकि आप अच्छे से हर चीज़ को फॉलो कर सकें और क्वेश्चन भी लगा सकें, ठीक है. तो कटिंग द चेस अगेन, टॉप 10 जजमेंट्स ऑफ 2023, वही हमारी हेडिंग है आज की भी. और आज का जजमेंट भी, पहला जजमेंट जो है, पिछली बार हुआ जो वीडियो हुआ था चरण सिंह वाला, उसमें आज जजमेंट भी, पहला जजमेंट जो है वो फुलेल सिंह वाला है, ठीक है. दैट इज अदर क्रिमिनल लॉ जजमेंट. सो एक मिनट दीजिएगा. हाइड्रेशन पूरा कर रहा था. चलते हैं, शुरू करते हैं. तो पहला जजमेंट है हमारा फुलेल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2023. बेंच जस्टिस BR गवाई थे, जस्टिस पंदिघट्टनम श्री नरसिम्हा, PS नरसिम्हा, एंड जस्टिस प्रशांत कुमार. तो 3 जजेस बेंच थी. केस क्या था अच्छे समझेंगे, जैसे आपको पता ही है मैं कान पकड़ के अच्छे से समझाता हूँ, पूरा क्रोनोलॉजी समझा देता हूँ. तो वही है, समझते हैं ये करके कि हुआ क्या था केस में, क्या इसका पूरा मैटर था, क्या इसकी पूरी क्रोनोलॉजी थी. तो ये भी जैसे पहले केस था, ये भी बहुत पुराना केस है, जस्टिस मिलने में आपको बताइए टाइम लगता ही है. तो 1991 में ये केस के सारे इवेंट्स स्टार्ट होते हैं. होता क्या है, 1991 में जो डिसीज थी इस केस में, बेसिकली वाइफ तो जी फुलेल सिंह की, उनकी बॉडी में बर्न मार्क्स मिलते हैं. शी डाइज एंड उनकी बॉडी 91% बर्न थी. 91% बर्न मतलब इसको हम डालते हैं इन केस ऑफ सीवियरली बर्नड, बहुत बुरे तरीके से बर्न हो चुकी थी उनकी बॉडी. और हुआ क्या था इस चीज़ की वजह से, और ये हुआ कहाँ था, अगेन वही चीज़, उनके मैट्रिमोनियल होम में, मतलब जो उनके हस्बैंड का घर था वहाँ पे ये चीज़ हुई थी. अब इसके बाद क्या होता है कि ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए, सबको पता होता है, जब इतनी बुरे तरीके से किसी की बॉडी जलती है, देयर इज़ वेरी लेस चांस ऑफ सर्वाइवल. एंड अ सिमिलर थिंग हैपेंड, शी वाज नॉट एबल टू सर्वाइव एंड शी डाइड, ठीक है. शी डाइड बिकॉज ऑफ द मार्क्स, द बर्न मार्क्स एंड लाइक द बर्न्स, ठीक है. अब आगे क्या होता है, इसके बाद जो इवेंट्स अनफोल्ड होते हैं कि वो उनकी डेथ के बाद जो प्रोसिक्यूशन है वो एलेज करता है दैट फैमिली ने उनको डाउरी के लिए हरेस किया है. उसके अलावा वो भी एक बेसिकली वही काफ़ी सिमिलर केस है चरणजीत सिंह, इसमें थोड़ा डिफरेंट क्राइटेरिया है, उस पर बात करेंगे. और वो उनको कई सारी चीज़ों के लिए हरेस कर रहे थे, दैट इज स्कूटर, गोल्ड, कैश, ठीक है, अलग अलग चीज़ों के लिए. ये सिमिलर है चरणजीत सिंह जैसा केस, बट मैं उसको इसमें थोड़ा डिफरेंट एंगल है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है यहाँ पे, ठीक है. तो देखो यार, मैं क्या बताऊँ, हर ईयर में ना आप ये सोचो कि बहुत लैंडमार्क जजमेंट्स आएंगे, तो नहीं होता यार. लाइक 2025 की बात ले लो यार, जजमेंट्स आए वो कोई बहुत लैंडमार्क जजमेंट नहीं आया, ठीक है. तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ाई छोड़ देंगे. हम जो जजमेंट्स को जानते हैं कि जो इससे बेटर हो सकते हैं, जो हमको पता है थोड़े इंपॉर्टेंट, हम उनको पढ़ेंगे. तो हम अभी यही पढ़ रहे हैं, एंड ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है क्रिमिनल लॉ का. जैसे उसने जो पिछला जजमेंट पढ़ा था चरणजीत सिंह ने, उसने क्या कहते हैं काफ़ी हद तक क्लियर किया था एयर को रिगार्डिंग द प्रिजम्पशन. ये कुछ और बातें करेगा, हम लोग आगे जाएंगे. इसमें डाइंग डिक्लेरेशन की बात हो रही है, एविडेंस एक्ट की तरफ फोकस्ड है. शुरुआत वही हुई है, पर यह समझ मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है. तो आपको समझ में आ गया, एलिगेशन यही लगा था इनके ऊपर कि जो इनके हस्बैंड थे फुलेल सिंह जी, उन्होंने उनकी फैमिली ने मिलकर ये डिमांड्स की थी, और जो डिमांड्स वो पूरी नहीं कर पाए तो उनकी बेटी को जला दिया गया, और 91% मार्क्स की वजह से शी वाज हॉस्पिटलाइज्ड बट शी लेटर डाइड. एंड बिकॉज इस केस में बचना भी बहुत मुश्किल होता है, ठीक है. तो अब होता क्या है इस केस में, आगे क्या होता है, एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बोल रहा हूँ मैं, नॉट जुडिशियल मजिस्ट्रेट. एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मतलब DM हो सकता है, SDM हो सकता है, ठीक है. एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वो जाता है, वो जो डिसीज थी उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है जब वो हॉस्पिटल में थी.
और डिसीज ने अपने डिक्लेरेशन में, देखो जो देख लो यहाँ पे एक चीज, सेक्शन नंबर 32 ऑफ इंडियन सेक्शन नंबर 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में जो बता रहा हूँ मैं, इसी का मेन मैटर है इसमें, वो दूसरा मैटर था। इसमें क्या हो रहा है, ये जो है डाइंग डिक्लेरेशन, वर्ड बाय वर्ड डाइंग डिक्लेरेशन नहीं बोलता है ये, बट हाँ ये डाइंग डिक्लेरेशन को एक सब्सटैंटिव वैल्यू देता है, बिकॉज इसमें एक प्रिंसिपल होता है। देखो यार, मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, ये कहीं सुना होगा आपने, मूवी धमाल उसमें देखा होगा, लाइक जब प्रेम चोपड़ा डाइज इन दैट एक्सीडेंट, बोलता है मरता हुआ आदमी कोई झूठ नहीं बोलता, बड़े डब्लू के नीचे पैसा रखा हुआ है। तो यही बात है, तो उसी चीज़ को बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने दिया है। इसका एक मैगजीन भी होता है, वो मुझे एक्जैक्टली भी याद नहीं है, यू कैन सर्च अबाउट इट, सेक्शन 32 डाइंग डिक्लेरेशन मैगजीन, ठीक है। कुछ होता है यार, नेम इज मॉनिटर करके, मैं भूल गया हूँ एक्जैक्टली, याद नहीं मुझे, बट हाँ ये बता सकता हूँ कि इस वजह से डाइंग डिक्लेरेशन, जब एक मरता हुआ इंसान जो भी कुछ बोलता है तो उसकी बात को वो सब्सटैंटिव वैल्यू दी जाती है, ठीक है, एविडेंस के टाइम पे। तो अब जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उस लेडी का बयान रिकॉर्ड करने पहुंचता है तो वो उससे बताती है वो किसको इम्प्लीकेट करती है, वो इम्प्लीकेट करती है अपने हस्बैंड को और इन लॉज को, उसके हस्बैंड और उसके इन लॉज को इम्प्लीकेट कर देती है। जब वो हस्बैंड इन लॉज को इम्प्लीकेट कर देती है तो उन पे केस फाइल हो जाता है फॉर डाउरी डेथ। आपको पता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है केसेस में 304 बी और 113 बी, ये आईपीसी का, ये एविडेंस का, ये प्रिजम्पशन के बारे में सब्सटैंटिवली बताता है, और ये बताता है प्रिजम्पशन प्रिज्यूम करना बहुत जरूरी है, ठीक है। कि आप अगर 7 साल के अंदर कोई लेडी मर जाती है इन हर मैट्रिमोनियल होम इन अननेचुरल सर्कमस्टांसेस, अगेन मैं बोलूंगा नेचुरल नहीं, अननेचुरल सर्कमस्टांसेस, देन इट इज प्रिज्यूम्ड दैट इट इज अ केस ऑफ डाउरी डेथ। अब जब इसके बाद आगे आ जाती है बात, तो जब ये वो इम्प्लीकेट कर लेता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इन पे केस फाइल हो जाता है इनके हस्बैंड और इन लॉज पे, तो जो लोअर कोर्ट है वहां बात जाती है, ठीक है। अब लोअर कोर्ट क्या करती है, लोअर कोर्ट ने फुलेल सिंह को और उसकी जो फादर थे जोरा सिंह और उसकी मदर, सबको 304 बी मतलब 304 बी डाउरी डेथ के अंदर कन्विक्ट कर दिया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। अब क्या होता है, लोअर कोर्ट जब ये करती है तो ऑब्वियसली लोअर कोर्ट का डिसीजन कौन ही मानता है पूरे तरीके से, अपील तो होती है, और भाई ये हक है इंसान का, तो फिर अपील होती है। अपील होती है तो ये लोग कहाँ जाते हैं, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या करती है, जो उसके फादर थे जोरा सिंह उनको अक्विट कर देती है, उनको अक्विट कर देती है, बट जो इनकी बाकी इनको जो है, इनका फुलेल सिंह जो कन्विक्शन था उसको अपहेल्ड कर देती है। वो कहा कि भाई हस्बैंड तो जेल जाएगा ही, उसका तो क्राइम है, वहाँ फादर को उन्होंने वो कर दिया, बेसिकली उनका जो कन्विक्शन था उसको रोक दिया और उनको अक्विट कर दिया। बात करते हैं इश्यूज क्या थे इस केस में, ठीक है, कि कोई भी केस आप तभी समझ पाओगे अब ढंग से जब आप उसके इश्यूज को समझोगे। अब इश्यूज क्या है, देखो, whether a dying declaration can be sole basis for conviction if it is found untrustworthy or inconsistent। बहुत इंपॉर्टेंट इशू। हाँ माना, फॉर एग्जाम्पल आप खुद जानते हो ये चीज, मैंने भी यही बात बोली, मरता हुआ इंसान कोई झूठ नहीं बोलता, बट आपको नहीं पता कि एक इंसान अपने वेंडेटा, दुश्मनी में कहां तक जा सकता है। अगर हम एक डाइंग डिक्लेरेशन पे लाइक कंप्लीट वेटेज दे दें, मतलब उसको हम लोग कंप्लीट वेटेज दें, कहें कि यार एक डाइंग डिक्लेरेशन जो आ रहा है ये एकदम हमेशा ही सच होता है, ये एकदम, इसको कहते हैं ना इररिबटेबल प्रिजम्पशन है, इररिबटेबल प्रिजम्पशन कर दें इसको, और कह दें कि ये एक कंक्लूसिव प्रूफ है, ये सब सेक्शन 4 वगैरह पढ़िए आप एविडेंस एक्ट का, ऑफ गिल्ट ऑफ अक्यूज्ड। मतलब अगर आपके खिलाफ कोई डाइंग डिक्लेरेशन दे देता है तो फिर आगे कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आपने वो क्राइम किया है, बात खत्म। अगर हम लोग ऐसा कोई रूल बना रहे हैं तो हम एक बहुत ही वाहियात सा रूल बना देंगे, क्योंकि यार देखो, मान लो कोई अपने पर्सनल वेंडेटा को वो देख रहा है, मैं तो मर ही रहा हूँ पर फलाने इंसान की लाइफ में हेल बना के जाऊँगा, ठीक है, ऐसे लोग भी होते हैं। तो वो क्या करता है, अपने पर्सनल वेंडेटा में किसी इंसान का नाम ले लेता है जिसकी कोई लेना देना नहीं था इस पूरे सिचुएशन से, एंड हम लोगों ने कंक्लूसिव प्रूफ बना दिया और उस इंसान को जेल में डाल दिया या उसकी फांसी हो गई, कोई भी चीज़, ठीक है। फांसी तो रेयर केस में होती है, बचान सिंह केस का डॉक्ट्रिन है, बट हाँ मतलब जो भी सजा है उसको झेलनी पड़ी, जिसके लिए वो मतलब बेसिकली जो उसको सजा मिलनी भी नहीं चाहिए थी। तो इसीलिए यहाँ पे आपको पहला इशू ही ये मिलेगा कि इसीलिए डाइंग डिक्लेरेशन की वैल्यू है, बट उसका भी कोरोबोरेशन बहुत ज़रूरी है। और यही पहला इशू भी है, क्या डाइंग डिक्लेरेशन एक सोल बेसिस हो सकता है कि आप किसी को कन्विक्ट कर दो, इवन इफ मतलब अगर वो फाउंड किया था कि वो अनट्रस्टवर्दी मतलब भरोसे के लायक, या फिर इनकंसिस्टेंट मतलब कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है। दूसरा, जो वही केस जो चरण सिंह केस में भी था कि वेदर द प्रोसिक्यूशन प्रूव्ड हैरेसमेंट फॉर डाउरी सून और बिफोर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। मैंने उस केस में पढ़ाया था, आप लोग को पता भी होगा ये सून और बिफोर का चक्कर क्या है।
एक प्रॉक्सिमेट और रियल लिंक होनी चाहिए बिटवीन द डाउरी डेथ मतलब क्रूरल्टी एलिगेशन एंड द डेथ, ठीक है। एक प्रॉक्सिमेट लिंक होगी तभी हम लोग बोल सकते हैं कि दैट दिस पर्टिकुलर केस इज सूनर बिफोर डेथ केस, एंड यहाँ पे 498A मतलब क्रूरल्टी का सेक्शन 498A IPC 86 BNS अप्लाई हो सकता है, ठीक है। फाइनली, whether a dying declaration disbelieved against one accused can be used to convict a co-accused। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट इशू। अगर मान लो, ठीक है, अब ये जोरा सिंह वाला केस है, जैसे देखो इसको पूरा सच से समझो, मैं ये हटा रहा हूँ, अब इस केस को अच्छे से समझो, रुको, ये तीसरा इशू है, इसको ढंग से समझो। कि मान लो एक डाइंग डिक्लेरेशन है, ठीक है, मान लो यहाँ पे फुलेल सिंह जो था उसकी वाइफ ने डाइंग डिक्लेरेशन डीडी दिया उसके फेवर में, उसके अगेंस्ट, ठीक है, कि भाई इसकी वजह से मैं मरी, और उसने अपने इन लॉज को भी इसमें घसीटा कि जो जोरा सिंह जी थे मान लो उसके फादर को भी इन्होंने कहा कि हाँ इनका भी पूरा हाथ था इसमें क्रुएल्टी में, ठीक है। कोई क्रुएल्टी कोई अकेला नहीं कि आप हस्बैंड ही इन्फ्लिक्ट कर सकता है, क्रुएल्टी आपके रिलेटिव्स भी इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, पड़ोसी भी इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब वेदर अ डाइंग डिक्लेरेशन इज डिसबिलीव, फॉर एग्जांपल जोरा सिंह के खिलाफ ये डिसबिलीव कर लिया गया, हाई कोर्ट की रूलिंग ही थी कि उनको अक्विट कर दिया गया, तो अगर वो एक के अगेंस्ट डिसबिलीव कर लिया गया है तो क्या वो दूसरा जो को अक्यूज, देखो अगर दोनों के खिलाफ था तो ये जोरा सिंह और फुलेल सिंह दोनों को अक्यूज हुए ना, तो क्या अगर वो एक के खिलाफ डिसबिलीव कर लिया गया दूसरे के खिलाफ भी डिसबिलीव कर लिया जाएगा, फिर इसके अगेंस्ट जाना उसका सही रहता है कि नहीं, इसके अगेंस्ट क्या वैलिडिटी है, तो ये तीसरा इशू था, ठीक है। जब सुप्रीम कोर्ट इशू फ्रेम करती है तो बहुत सोच समझ के बहुत दिमाग लगा के इशू फ्रेम करती है, ऐसे इशू नहीं फ्रेम कर देती है, ठीक है। तो हर एक चीज को ऐसे समझो। अब आते हैं आर्ग्यूमेंट्स पे, क्योंकि कोई भी केस जो है वो तब तक कंप्लीट नहीं होता तक आर्ग्यूमेंट्स की बात ना हो। चलो आर्ग्यूमेंट्स की बात करते हैं। आर्ग्यूमेंट्स क्या था भाई, पिटिशनर ने अपनी एक पहली बात बोली, ठीक है, देखो डाइंग डिक्लेरेशन वाज रिकॉर्डेड 2 to 3 days आफ्टर द इंसिडेंट, मतलब 2 से 3 दिन जो डेथ हुई उसके बाद रिकॉर्ड हुआ। समझ रहे हो चीज कि 2 से 3 दिन बाद रिकॉर्ड हुआ डाइंग डिक्लेरेशन। देखो यार, डाइंग डिक्लेरेशन हो चाहे फिर वो तुम्हारी FIR हो, ठीक है, अनटिल अनलेस कोई बहुत ज़्यादा आपको चीज़ जो बहुत वैसी चीज़ है, कोई बहुत ही इंटरवीनिंग कॉज है कि आपको रोक रही है, पर आपको एट अर्लीस्ट करनी पड़ती है। डाइंग डिक्लेरेशन की वैलिडिटी किस पे चेक होगी कि द पर्सन जिसका डाइंग डिक्लेरेशन है ही इज इन एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि फुलेल सिंह की वाइफ के 91% बॉडी बर्न हो चुकी थी, ये इससे कोई भी डॉक्टर भी बता सकता है या फिर डॉक्टर ने बताया ही होगा कि शी हैज वेरी ब्लीक चांस टू सर्वाइव, शी विल नॉट सर्वाइव। तो ऐसे केस में आप उसका डाइंग डिक्लेरेशन तुरंत मतलब जल्दी से जल्दी लेते हो, ठीक है। अगर से 2 से 3 दिन हो जाते हैं तो और भाई देखो सिर्फ फुलेल सिंह की नहीं, घर वाले और भी लोग उससे मिलेंगे, क्या पता कोई उसको ट्यूटर कर दे, उसको ह्यूमर कर दे, उसके बारे में उसको समझा दे, भर दे और कुछ भी बोल दे, और डाइंग डिक्लेरेशन को तभी तो पूरी वैल्यू नहीं दी जाती क्योंकि स्कोप है उसकी भी मतलब गलत होने का। तो यही यहाँ पे पहला एलिगेशन था, पहला एलिगेशन यही था कि उन्होंने बोला कि इससे जो है जब ये 2 से 3 दिन बाद रिकॉर्ड हुआ तो ट्यूटरिंग और ह्यूमरिंग का स्कोप बढ़ जाता है। और फाइनली जो फिटनेस सर्टिफिकेट, देखो जब डाइंग डिक्लेरेशन दिया जाता है तो उसका फिटनेस सर्टिफिकेट कौन देता है, डॉक्टर। कि अक्यूज बेसिकली जिसका जो विक्टिम है वो चीजें समझ पा रहा है, ही इज इन स्टेट ऑफ माइंड कि वो बोल पाएगा, वो जो बोल रहा है वो सोच समझ के बोल रहा है, ठीक है। उसका फिटनेस सर्टिफिकेट कौन, डॉक्टर देगा। तो अब यहाँ पे दूसरा जो आर्गुमेंट उन्होंने रेज किया वो यही रेज किया कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो यहाँ पे बेसिकली डॉक्टर ने फिटनेस सर्टिफिकेट दिया था वो इशू किया गया था आफ्टर डिक्लेरेशन वाज रिकॉर्डेड। मतलब डिक्लेरेशन रिकॉर्ड तो भाई देखो खुद तुम क्रोनोलॉजी समझो, डिक्लेरेशन जो है वो कब रिकॉर्ड होगा, डिक्लेरेशन तब रिकॉर्ड होगा ना यार जब बेसिकली तुम डॉक्टर जो है वो सर्टिफिकेट दे देगा कि यार ये इंसान हाँ ही इज फिट इनफ टू गिव अ डिक्लेरेशन, अ डाइंग डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन पहले रिकॉर्ड हो गया, डॉक्टर सर्टिफिकेट बाद में दे रहा है, तो इस वजह से इसको फुलेल सिंह के साइड ने बोला इट इज अ इनवैलिड डाइंग डिक्लेरेशन। अब आते हैं रिस्पोंडेंट्स पे, रिस्पोंडेंट ने क्या बोला। देखो अगर हम रिस्पोंडेंट की बात करें, रिस्पोंडेंट जो था वो कौन था, वो आपका स्टेट ऑफ हरियाणा। जब आप कोई प्राइवेट केस होते हैं तुम्हारे जो सिंपल मनी रिलेटेड केस होते हैं, मॉनेटरी सूट्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि उसमें जो है एक मैटर जो है वो 2 इंडिविजुअल्स के बीच में होता है। पर अगर हम बात कर रहे हैं अबाउट गवर्नमेंट क्राइम्स, क्रिमिनल लॉ, उसमें आपका प्रोसिक्यूशन स्टेट करता है कि आपने क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी किया है। तो अब इस केस में क्या होता है, इस केस में वैकेंसी की यहाँ पे स्टेट ऑफ हरियाणा ने पहली चीज क्या बोली कि डाइंग डिक्लेरेशन वाज रिकॉर्डेड बाय बेसिकली वो
एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और उसको एक हाई एविडेंशियरी वैल्यू देनी चाहिए, ठीक है। उनका पहला मतलब था कि डाइंग डिक्लेरेशन जो है उसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया है, एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इज अ पोस्ट ऑफ वर्च्यू, सो दिस डाइंग डिक्लेरेशन शुड बी हाईली रिगार्डेड। ये था हरियाणा के स्टेट का बयान कि हम अपने ऑफिसर से पूरा भरोसा करते हैं, हमारे ऑफिसर्स ईमानदार हैं। उसके बाद दूसरा चीज़ उन्होंने क्या बोली कि डाउरी डिमांड्स की हिस्ट्री देखिए आप। देखिए मैंने आपको पहले क्रोनोलॉजी पढ़ाई थी, स्कूटर, कैश, गोल्ड, वो जो हिस्ट्री ऑफ डाउरी डिमांड्स हैं उसके बेसिस पे प्रिजम्पशन का वही उन्होंने वो लिया बेनिफिट कि जो क्रुएलिटी है वो आप यहीं से प्रिज्यूम करिए कि कितनी सारी डाउरी इन लोगों ने हिस्ट्री उनकी थी कि डिमांड करी, एक के बाद एक डिमांड करी, एंड इसी से आप समझ सकते हैं कि इंसान को कितना क्रुएलिटी फेस करनी पड़ी होगी, ठीक है। अब आते हैं प्रोविजंस जो इन्वॉल्व हुए थे इस केस में, ठीक है, उन पे, और फिर उसके बाद डिसीजन सुनाएंगे अच्छे से। मतलब मैं नहीं सुनाऊंगा, सुनाया हुआ ऑलरेडी, मैं बताऊंगा आपको। अब आते हैं प्रोविजंस इन्वॉल्व पे। ठीक है, सेक्शन 304B ऑफ आईपीसी डाउरी डेथ जो पहले ही बताया था मैंने, उसके अलावा 498A ऑफ आईपीसी क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स। देखा, रिलेटिव्स भी एडेड हैं इसके अंदर। आप यहाँ समझिए कि एक क्रुएल्टी का जो एक्ट है वो सिर्फ हस्बैंड ही कर सकता है, हस्बैंड के मदर, फादर, हस्बैंड के रिलेटिव्स, भाई इनफैक्ट अगर पड़ोसियों को भी घर में कुमाना जाना है वो भी घसीटे जा सकते हैं इस मैटर में। सेक्शन 32 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एडमिसिबिलिटी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, ये डिसाइड करता है एडमिसिबिलिटी, ग्राउंड बताया तुमको मैंने एडमिसिबिलिटी के, ठीक है। पर्सन मस्ट बी इन एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ, अगर पर्सन जिंदा बच गया तो डाइंग डिक्लेरेशन की वैल्यू नहीं है, ठीक है। उसके अलावा डाइंग डिक्लेरेशन जो होता है उसमें तुरंत रिकॉर्ड करना चाहिए ताकि ट्यूटरिंग और ह्यूमरिंग का कोई स्कोप ना हो, और फिर भी उसके बाद भी कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है, कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है। फिर वही भाई आपके सेक्शन में भी बता चुका हूं मैं एविडेंस एक्ट का 113 भी, प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ, ठीक है। ये सारे सेक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, बस एक 32 उसमें एंगल नया था, तो डाइंग डिक्लेरेशन को टारगेट कर रहा है, वो तुम्हारा प्रॉपर 498 को टारगेट कर रहा था जो मैंने पहले पढ़ा चरणजीत लाल केस, ठीक है। तो मैंने इसलिए इसको ऐड किया हुआ है। अब आते हैं जजमेंट पे कि जजमेंट में ऐसा क्या हुआ, कोर्ट ने क्या बोला इस पूरे एविडेंस ऑन रिकॉर्ड के लिए, ठीक है। चलो समझते हैं, अब समझते हैं कि जजमेंट में हुआ क्या। कि पहली चीज जो जजमेंट में हुई दैट वाज कि रिलायबिलिटी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन वो क्वेश्चन करी गई। रिलायबिलिटी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन मतलब उन्होंने बोला कि कन्विक्शन जो है वो सोली जो है डाइंग डिक्लेरेशन जो है पे बेस नहीं हो सकता, ठीक है। बिकॉज एक बात उन्होंने ये बोली कि अगर हम बोलते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन पे पूरा कन्विक्शन बेस्ड हो जाए तो उसको होली रिलायबल होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने दो टर्म्स का यूज किया, ठीक है। कि डाइंग डिक्लेरेशन तभी एक वो बन सकता है, एक बेसिस ऑफ कन्विक्शन, जब वो होली रिलायबल हो और वो कॉन्फिडेंस इंस्पायर करता है। ये दो ग्राउंड्स होते हैं तब हम उसको रिलायबल डाइंग डिक्लेरेशन मानते हैं। तो रिलायबिलिटी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन पे एक इशू था, क्या वो कन्विक्शन का ग्राउंड बन सकता है, तो उन्होंने ये बोला हाँ वो बन सकता है, पर इन दो रिक्वायरमेंट्स के बाद। पहला इशू उन्होंने ऐसे डील किया, ठीक है। दूसरा इशू कंसिस्टेंसी रूल। कंसिस्टेंसी रूल के बारे में उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने बोला कि वो इस फैक्ट को लेके काफी चौंके हुए हैं, काफी शॉक में हैं, काफी बैफर्ड हैं कि हाईकोर्ट ने ये क्या किया। हाईकोर्ट ने डाइंग डिक्लेरेशन को हस्बैंड के अगेंस्ट तो एडमिसिबल मान लिया, बट फादर के अगेंस्ट नहीं माना। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि उन्होंने यही बोला कि ये हस्बैंड के अगेंस्ट तो आपने मान लिया डाइंग डिक्लेरेशन के, चलो ये रिलायबल है, सही है, बट एग्जैक्ट सेम डॉक्यूमेंट आप कह रहे हो फादर के लिए रिलायबल नहीं है। उन्होंने बोला कि एक डाइंग डिक्लेरेशन पार्शली ट्रू नहीं हो सकता, एक डाइंग डिक्लेरेशन कंसिस्टेंटली ट्रू होता है। डाइंग डिक्लेरेशन इज कंसिस्टेंटली ट्रू, नॉट पार्शली ट्रू, समझे? पार्शली ट्रू नहीं होता है डाइंग डिक्लेरेशन। उसके अलावा उन्होंने प्रोसीजर लैब्स को कॉल आउट किया। उन्होंने साफ साफ बोला कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया 4:40 बजे शाम के, ठीक है, पीएम है, सॉरी यार राइटिंग थोड़ी खराब है मेरी, मुझे पता है अब तक तो पता चल गया होगा सबको। उसके अलावा क्या होता है कि 4:40 पे उन्होंने रिकॉर्ड किया डाइंग डिक्लेरेशन, और उसके अलावा डॉक्टर ने फिटनेस सर्टिफिकेट दिया है शाम के 6 बजे, ठीक है। तो 1 घंटे 20 मिनट बाद ये एक बहुत ही ग्रेव डाउट रेज करता है कि क्या ये कोई मिलीभगत थी, क्योंकि भाई आपको मैंने आपको क्रोनोलॉजी बताई कि डॉक्टर पहले फिटनेस सर्टिफिकेट देता है
कि यार ये जो विक्टिम है ये उस पोजीशन में है कि ये डाइंग डिक्लेरेशन दे पाए। अगर तो डॉक्टर का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं आएगा तो आप खुद सोचो वो डाइंग डिक्लेरेशन कैसे वैलिड होगा। तो उस चीज़ में एक इनकन्सिस्टेंसी दिखाई गई। और फिर फाइनली लैक ऑफ एविडेंस फॉर हैरेसमेंट, जो सून बिफोर टेस्ट था, सून आफ्टर बिफोर, उसमें क्या बोला गया था, उसमें ये बोला गया जो उन्होंने एलिगेशन किए हैं डाउरी के वो काफ़ी वेग हैं और जनरल हैं। जो सून बिफोर डेथ वाला क्राइटेरिया है वो परफेक्टली फुलफिल नहीं हो रहा है। डाइंग, और फिर देखो फाइनली उन्होंने यही चीज़ बोली, देखो अगर तुम्हारा सून बिफोर डेथ का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है तो हम किसी को ऐसे ही 498 के अंदर, समझे, 498A में हम लोग किसी को भी वो नहीं कर सकते, सजा दे सकते। अगर आपका जो हैरेसमेंट है और जो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था हैरेसमेंट है और जो डेथ है उसमें बहुत बड़ा गैप नहीं होना चाहिए, समझे। तो सून बिफोर वाला जो टेस्ट है वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हुआ था। तो दिस वॉज द जजमेंट ऑफ द कोर्ट एंड फाइनल की टेक अवे उन्होंने यही बोला कि डाइंग डिक्लेरेशन की वैल्यू तभी एब्सोल्यूट, तभी अच्छी है, तभी वैल्यूएबल है जब उसको अच्छे तरीके से स्क्रूटनाइज किया जाए और जो इरेगुलरिटीज होती हैं, ट्यूटरिंग के और ह्यूमरिंग के चांस होते हैं वो ना दिए जाएं। ये 2-3 दिन का गैप करना, पहले फिटनेस सर्टिफिकेट ना लेके बाद में लेना, ये प्रोसीजर लैप्सेस उसको अनरिलायबल बना देते हैं। एंड दैट इज व्हाई इन दिस केस द डाइंग डिक्लेरेशन वाज हेल्ड नॉट एडमिसिबल एंड फुलेल सिंह वाज एक्विटेड। दिस वाज द केस। सो दिस वाज द एंटायर केस। अब मैं आगे चलूंगा। हो भाई साहब, बड़ा ही जबरदस्त केस आया है। आर्टिकल 370। आई रिमेंबर मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था जब इसको हटाया गया था, और बहुत ही अगस्त की बात है, अगस्त की बात, बहुत बहुत ही प्रसन्नचित माहौल था मेरे कॉलेज का। जो मतलब इसके फेवर में नहीं थे, इसको क्या कहते हैं रखने के, तो वो काफ़ी प्रसन्नचित थे, बहुत खुश थे। तो इस केस में क्या हुआ था, इस केस में क्या डिस्कस हुआ, इसको भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी। मैंने इसी इसको चुना कि यार दिस इज़ नॉट अ थिंग जिसको हम लोग ऐसे ही हटा सकते हैं। ठीक है, चलो पहले तो समझ लेते हैं बेंच कौन सी थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो समय थे मिस्टर DY चंद्रचूड़, जो नए नए बने थे उस समय, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई एंड जस्टिस सूर्यकांत। एक के बाद एक CGI, ठीक है, अपकमिंग से लेके उस समय के। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट था, बहुत अच्छी बेंच थी, तो मैंने कहा इसको इंक्लूड करना बिल्कुल बनता है। तो डिस्कस करते हैं। पहले तो यार जब हम लोग आर्टिकल 370 की बात करते हैं तो हिस्ट्री तो उसके अंदर इम्बाइब्ड है, बहुत सारी हिस्ट्री है, पर हम बहुत सारी हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम कोई IAS का चैनल नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्लैट PG की, तो हमको जितनी हिस्ट्री केस को समझने के लिए रिक्वायर्ड है उतनी हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। तो हुआ क्या, आर्टिकल 370 जो है वो कोई अमेंडमेंट आर्टिकल 1949 में ही जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब इनकॉर्पोरेट किया गया था। इस आर्टिकल का मतलब क्या था, ये JNK माने जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता था, उनको एक स्पेसिफिक ऑटोनॉमी देता था। ये उस समय के समय वहाँ पे एक राजा थे, शायद से रणबीर सिंह करके कुछ नाम था, हीरो नहीं राजा थे। इन्होंने बेसिकली एक डील की थी विद इंडिया कि हम JNK को इंडिया में देंगे पर हमें ऑटोनॉमी चाहिए अपना स्टेट रन करने की। तभी तुम समझ लो वहाँ पे बहुत समय तक IPC भी नहीं वैलिड था, वहाँ पे रणबीर पीनल कोड चलता था। ठीक है, तो ये एक स्पेशल स्टेटस जो इन लोगों को दिया गया था, ये इसके साथ क्या किया गया दे तो सबको ही पता है। 2019 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर निकाला। ठीक है, आपको सबको पता है 2019 में क्या हुआ था। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि जो आर्टिकल 370 है उसको हम अमेंड करेंगे। और कैसे अमेंड करेंगे, क्या करेंगे, उन्होंने बोला कि विद इस ऑर्डर जो हम आर्टिकल 370 है इसको अब्रोगेट करेंगे। अब्रोगेट मतलब इट विल बी नो मोर इफेक्टिव एंड द इंटायर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अभी तक जो उस पर कोड अलग लग रहे थे, इंटायर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो इट वाज एप्लीकेबल टू इंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि उसको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था। बट 2019 के मूव के बाद इन्होंने बोला हम इसको भी अप्लाई करेंगे इसको, और स्पेशल स्टेटस छीन लेंगे, हटा देंगे, अब्रोगेट कर देंगे 370 जिसके आर्टिकल के थ्रू उसको मिल रहा था स्पेशल स्टेटस, वो हम हटा देंगे। तो अब क्या हुआ इसके बाद, फिर उसके बाद क्या हुआ कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन हुआ। जब कोई भी डिसीजन होता है इस तरीके का तो स्टेट रिऑर्गेनाइज किए जाते हैं, शफल किए जाते हैं। इससे क्या हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया, 2019 का एक्ट। ठीक है, इसको याद रखना, JNK का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में आया था। और इसमें हुआ क्या था, इसमें यह बोला गया था कि हम स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट देंगे, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। 2 टेरिटरीज में बांट दिया गया, ठीक है, यूटीज में, एक JNK जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख। तो दिस वाज द एंटायर डिसीजन जिससे पूरी महाभारत शुरू हुई। अब आते हैं आगे, इश्यूज क्या थे। चलो लेट्स टॉक अबाउट सम इश्यूज, ठीक है, क्योंकि इश्यूज होते हैं जजमेंट थोड़ा ना होता है। आते हैं
पहली चीज जो इशू में थी वो थी कि क्या जम्मू एंड कश्मीर ने कोई भी एलिमेंट ऑफ इंटरनल सोवरेनिटी रिटेन किया आफ्टर ज्वाइनिंग इंडिया। क्योंकि देखो, जो उनका डील हुआ था महाराजा रणवीर सिंह का, वो यही डील हुआ था कि हम अपनी सोवरेनिटी अपने पास ही रखेंगे, हम इंडिया को ज्वाइन करेंगे, बिल्कुल ज्वाइन करेंगे, पर हम अपनी सोवरेनिटी जो है वो अपने पास ही रखेंगे, हमारी कंट्री सोवरेन है, वो हमारी इंडिया से इतनी कोई हम लोग उसके अधीन नहीं हो जाएंगे। तो क्या जो ये 2019 का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर आया था, क्या इसने कोई भी एलिमेंट जो इंटरनल सोवरेनिटी का था ऑफ JNK उसको डिस्टर्ब किया? पहला इशू। दूसरा इशू, was Article 370 a temporary provision that expired after the JNK Constituent Assembly dissolved in 1957 or didn't it become permanent? ठीक है, बेसिकली इसका क्या मतलब था कि जो 370 यहाँ पे क्या हुआ, जो अब्रोगेट हुआ, वो एक टेम्पररी पोजीशन था जो एक्सपायर हो गया जब JNK की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिसॉल्व हुई थी 1957 में, या फिर वो परमानेंट बन गया था। देखो 1957 में एक इवेंट हुआ था कि जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिसॉल्व हो गई थी, तो जो अभी तक था स्पेशल स्टेटस तो चल ही रहा था, ठीक है, अभी तक स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर का 370 के थ्रू। तो जब ये चीज थी, इससे क्या इफेक्ट पड़ा 370 पे इस इवेंट का? क्या इसने ये दिखाया कि ये एक टेम्पररी प्रोविजन है, या इसको इसने परमानेंट कर दिया, इस वजह से उसको स्पेशल स्टेटस को परमानेंट कर दिया, या फिर उसको टेम्पररी ही मतलब एक दिखाया। अब आते हैं आगे, क्या यूनियन आर्टिकल 367 को यूज कर सकती ताकि वो इनडायरेक्टली आर्टिकल 370 अमेंड कर सके, क्योंकि 367 ही यूज हुआ था ताकि आर्टिकल 370 अमेंड कर दिया जा सके। फाइनली, could the union take such drastic actions while the state was under president's rule? Article 356 emergency, जब आर्टिकल 356 वहाँ पे स्टेट इमरजेंसी लगी हुई है, ठीक है, वहाँ पे फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हो रखी है, उसके बावजूद क्या यूनियन ऐसा स्टेप ले सकती है कि वो वहाँ का स्पेशल स्टेटस ही खत्म कर दे और उस पर पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई कर दे? बिकॉज ये दिस वॉज नॉट हैपनिंग इन द टाइम ऑफ पीस, इट वॉज हैपनिंग इन द टाइम ऑफ पैंडेमोनियम एंड केओस, ठीक है। तो उसमें ऑलरेडी वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल रखा था, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी पूरी तरीके से फेल हो चुकी थी, तो उसके बावजूद आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन कैसे ला सकते हो, उसका स्पेशल स्टेटस कैसे छीन सकते हो? ये एक चौथा इशू था। तो दीज आर द 4 इश्यूज विद द पर्टिकुलर जजमेंट। अब आते हैं अगेन फेवरेट पार्ट, आर्ग्यूमेंट एडवांस। पिटिशनर दैट इज स्टेट, ठीक है, ओ सॉरी, पिटिशनर रिस्पोंडेंट इज स्टेट, पिटिशनर इज द पीपल, पिटिशनर द पीपल, जो बोल रहे थे कि आर्टिकल 370 को हम लोग को टेम्पररी कर देना चाहिए, टेम्पररी नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इसमें मैटर हुआ क्या था आगे। तो बेसिकली पिटिशनर्स का क्या आर्गुमेंट था? पिटिशनर का आर्गुमेंट था कि जो आर्टिकल 370 है वो परमानेंट हो गया है, ठीक है। पिटिशनर्स जो थे वो बहुत दुखी थे। देखो यार, जब ये चीज़ हुई 370 जो है, तुमको, आप लोगों को सबको ही पता होगा, जम्मू एंड कश्मीर इज़ अ वेरी कन्फ्लिक्टेड एरिया। वहाँ पे वहाँ की जो लोग हैं, वहाँ के जो पब्लिक है, वो ऑलरेडी एक डिवीजन में है। लाइक हाफ ऑफ द पीपल देयर दे डोंट लाइक बीइंग कॉल्ड इंडियंस, हाफ ऑफ द पीपल देयर दे वांट टू गेट इनटू इंडिया। पर वहाँ पे बहुत ही अनैनिमस, बहुत ही अजीब टाइप का एक, मतलब बेसिकली क्या कह सकते हैं, वहाँ पे बहुत ही अजीब सिचुएशन है, जितना मैं उसको बोलूँ बहुत ही एनोमली टाइप की सिचुएशन है। वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी खुश है। तो ऑलरेडी जब इतना वहाँ पे टेंशन था, तो स्पेशल स्टेटस इसीलिए दिया गया था कि यार उनको एक ऑटोनॉमी और एक सोवरेनिटी फील होती है, कभी ये ना फील हो कि यार हम इंडिया के अधीन है या फिर हम लोग झुके हुए हैं इनके आगे। बट जब आर्टिकल 370 रिमूव किया गया, प्रेसिडेंट से हटा दिया गया और उनको इंडिया की गवर्नमेंट के अंडर ला दिया गया, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के आगे सब्जेक्ट कर दिया गया, तब क्या हुआ कि पिटिशनर्स ने आर्ग्यू किया कि वो जब 1957 का जो इवेंट हुआ था, जब उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व हुई थी, तो ये आर्टिकल टेम्पररी नहीं परमानेंट बन गया था। दिस वॉज अ परमानेंट आर्टिकल। परमानेंट मतलब ये स्टेटस जो है उनका, ये अब परमानेंट रहेगा और कोर्ट कहीं से भी सुप्रीम कोर्ट क्या लेजिस्लेचर कहीं से भी आर्टिकल 367 को यूज करके 367 को यूज करके आर्टिकल 370 अमेंड करके उनका स्टेटस नहीं उनसे छीन सकती। रिस्पोंडेंट द गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट ने बोला, government argued that Article 370 was always intended to be a temporary transitional provision to facilitate the gradual integration of JNK into India, ठीक है। तो JNK तुमको पता है कैसे ने बताया कैसे महाराजा रणवीर सिंह के साथ उनके एफर्ट्स की वजह से आई थी इंडिया में, और उन्होंने यही बोला, जो स्पॉन्डेंट स्टेट गवर्नमेंट थी, कि यार ये जो टेरिटरी है JNK, दिस वाज ऑलवेज मेंट टू बी अ स्पेशल टेरिटरी, बट दिस स्पेशल अरेंजमेंट्स वर मेड इन अ टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल फैशन सो दैट इट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द स्टेट ऑफ इंडिया। हम इसको धीमे धीमे करके टाइम दे रहे थे ताकि इसके स्पेशल स्टेटस पे इसकी सोवरेनिटी को मेंटेन किया जा सके और इसको इंडिया का पार्ट भी बनाया जा सके। ये था किसका आर्गुमेंट? ये था आर्गुमेंट तुम्हारा इंडियन गवर्नमेंट का, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट का। चलो अब आते हैं हम लोग प्रोविजंस पे। आर्टिकल 370 आपको पता ही होगा, 370 जो स्पेशल स्टेटस देता है। अच्छा एक चीज मैं तुम लोगों को बता देता हूँ यार, एक चीज बता देता हूँ, रुको, मुझे पता नहीं पर यार क्लैट पीजी जो है ना यार, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, एक मीम और एक रील देखते हो तुम लोग ढप्पा वाली, तो क्लैट पीजी एग्जाम ही ढप्पा है।
वो इतना अनसर्टेन एग्जाम है, इतना ज़्यादा अजीब एग्जाम है कि आपसे कुछ भी पूछ सकता है और कहीं से भी पूछ सकता है। हमारा इसलिए काम रहेगा कि जितना हो सके उतना आपको तैयार कर दें। तो भाई ये भी याद रखना, आपको पता होगा मैंने बताया था 2019 में कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर पास हुए थे, ठीक है। तो वो ऑर्डर कौन से थे, ऑर्डर नंबर कौन से थे? ऑर्डर नंबर थे तुम्हारे 270 शायद से, 270 एंड 273, नहीं 272 एंड 273, 272 एंड 273। देखो 272 एंड 273 जो थे वो ऑर्डर नंबर पास हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो CO 272 एंड CO 273। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ऐसे बहुत काम की इन्फॉर्मेशन नहीं, पर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यार देखो पूछने को तो कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको तैयार हर तरीके से रहना है। आर्टिकल 370 आपको पता है स्पेशल स्टेटस देने के लिए कि यार स्पेशल स्टेटस देता है ये स्पेशल स्टेटस देता है टू जम्मू कश्मीर। आर्टिकल 367 इसका काम क्या है? ये यूज़ किया गया था अमेंड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अमेंड कैसे? इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डेफिनेशन को चेंज करके लेजिस्लेटिव असेंबली कर दिया था इन द सिचुएशन ऑफ जम्मू कश्मीर। तो बेसिकली इस आर्टिकल को यूज़ किया गया था और यहाँ पे स्पेशल स्टेटस को हटा दिया गया था। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट का रूल, ये कब अप्लाई होता है? ये तब अप्लाई होता है जब एक स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल कर जाती है, गवर्नर एक रिपोर्ट लिख के भेजता है प्रेसिडेंट को कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी सर फेल कर चुकी है, अब यहाँ पे यूनियन की पावर की जरूरत है, जैसे मेघालय में हुआ, ठीक है। इतना चीज़ें बढ़ गई कि एस्केलेट हो गई कि फिर वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को कंट्रोल देना पड़ा, ठीक है। तो दिस इज अ केस। उसके अलावा आर्टिकल 3 ये क्या है? ये पार्लियामेंट की पावर के बारे में बात करता है। कौन सी पावर? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट्स एंड अल्टर बाउंड्रीज, ठीक है। पार्लियामेंट की पावर होती है कि वो स्टेट्स बेसिकली फॉर्म कर सकता है नए और अल्टर कर सकता है बाउंड्रीज। आपने 2014 में इसका एक डिस्प्ले देखा होगा जब आंध्र प्रदेश से इलाका अलग करके तेलंगाना बना दिया गया, ठीक है। तो दिस वॉज द जजमेंट प्रोविजंस इन्वॉल्व। अब आ जाते हैं हम लोग डिसीजन। डिसीजन क्या हुआ? डिसीजन क्या था? डिसीजन ने ये बोला गया, पहली चीज तो नो सोवरेनिटी को रिट्रेट किया गया। उन्होंने बोला जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट है उसके पास कोई सोवरेनिटी नहीं बची आफ्टर उसने इंडिया को एज अ टेरिटरी ज्वाइन किया। इस सब के बाद और वहाँ पे अनरेस्ट बढ़ाई है हालांकि, पर बताई तो भाई जो बजाएगी बात जो हुई है। तो CGI ने यही बोला कि स्टेट बिकम्स अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर बीइंग ज्वाइन टू इंडिया। बेसिकली जो जम्मू कश्मीर का स्टेट है वो जब इंडिया को ज्वाइन किया था तो तब वो उसका एक इंटीग्रल पार्ट बन गया था, और हमारे एक प्रेम्बल में भी लिखा है टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी, ठीक। हमारी फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी, और इंटीग्रिटी को हमारे उसमें मेंशन किया गया फ्रेटर्निटी पॉइंट पे प्रेम्बल में। तो वो इंटीग्रल पार्ट हमारे यहाँ का बन चुका था, तो उसके पास वैसे भी कोई सोवरेनिटी नहीं थी, क्योंकि हमारा जो फेडरेशन है, हमारा भी फेडरल स्ट्रक्चर है, इंडियन गवर्नमेंट का जो है फेडरल स्ट्रक्चर है, US का भी है। तो US में काफ़ी डिफरेंट फेडरेशन है हमसे, वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, समझे। बहुत सारे स्टेट्स थे, उन्होंने मिलके US बनाया और सबके पास ऐसा फेडरेशन है कि सेंटर है पर अपना स्टेट के पास भी सोवरेनिटी है। जैसे आप देखोगे कोलोराडो में अलग लॉ होगा, न्यूयॉर्क में अलग लॉ होगा, ठीक है, मिशिगन में अलग लॉ होगा, सब में आपको दिखेगा कि डिफरेंस है। हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, कमिंग टुगेदर नहीं, होल्डिंग टुगेदर कहते हैं इसको। होल्डिंग टुगेदर मतलब हम लोग फेडरलिज्म को अपनाते तो हैं पर हम यूनिटी भी रखते हैं। तो हमारे यहाँ सोवरेनिटी स्टेट्स की उतनी नहीं होती, सेंटर का ज़्यादा पावर रहता है। सेंटर अगर कुछ बोलता है तो स्टेट को करना ही पड़ता है। तो हमारे यहाँ बोला गया जैसे ही जम्मू कश्मीर जुड़ा इंडिया में तो वो एक इंटीग्रल पार्ट हो गया, तो उसके पास कोई सोवरेनिटी नहीं है। और जो उन्होंने दूसरा पॉइंट बोला कि आर्टिकल 370 जो है दैट वाज अ ट्रांजिशनल फीचर व्हिच वाज मेड टू इनकलकेट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। आर्टिकल 370 वाज अ टेम्पररी थिंग जो कि लाई गई थी, ताकि टेम्पररली था ये चीज़, ये इसलिए करी गई थी ताकि जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से इनकलकेट कर सकें आपके इसको जम्मू कश्मीर को इन इंडियन टेरिटरी। उसके बाद फाइनली क्या बोला गया? फाइनली और क्या बोला गया? उसमें और बोला गया कि स्टेटहुड के बारे में एक चीज़ बोली गई कि देखो कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि जो इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शंस होल्ड करें इन जम्मू एंड कश्मीर बाय द डेट ऑफ सितंबर 30, 2024, ठीक है। और क्यों करें ये काम? ताकि जो स्टेटहुड है उसका वो वापस से रिस्टोर किया जा सके और वहाँ पे एक अच्छे से लेजिस्लेटिव असेंबली बन सके। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बोला था 367 का यूज़ करके वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टर्म को उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में तब्दील कर दिया था और बोला था कि सितंबर 30, 2024 तक यहाँ पे इलेक्शन होंगे और वहाँ पे भी अपनी एक स्टेट असेंबली बन जाएगी। उसके अलावा
उन्होंने जस्टिस कॉल ने एक सेपरेट ओपिनियन दिया, जस्टिस कॉल जो थे इसको, उन्होंने ये बोला कि एक कमिटी बनाई जाए ताकि जो कि ह्यूमन राइट जो थी वॉयलेशन जो है वो डिस्कस करे और उन पर स्टडी करे इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो उन्होंने कहा एक प्रॉपर कमेटी बनाएंगे जो ह्यूमन राइट वॉयलेशन स्टडी करेगी इन जम्मू एंड कश्मीर, ताकि ये स्टेटहुड का जो एक्ट है, जो ये प्रॉपर डिसीजन हुआ है, इससे कोई ह्यूमन राइट वॉयलेशन वहाँ पे ना हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर का डिस्टर्बेंस ना हो। उसके अलावा फाइनली अगर हम वैलिडिटी की बात करें, देखो कोर्ट ने ये बोला आर्टिकल 367 को यूज किया गया, 367 को, ताकि आर्टिकल 370 अमेंड किया जाए, बट ये जो हुआ है ये प्रोसीजरली तो इनकरेक्ट है, मतलब अगर तुम प्रोसीजर का पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो गलत हुआ, ये सही नहीं था। बट प्रेसिडेंट के पास अल्टीमेट पावर है कि वो आर्टिकल 370 को रिगार्डलेस ऑफ दिस प्रोसीजरल डिफॉर्मिटी एक इनऑपरेटिव एक्ट मान सकता है, ठीक है। प्रेसिडेंट जो होता है हमारे यहाँ पे वो डी जूरे हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है, उसके पास फुल पावर है, भले 367 जो है उसका इस्तेमाल जो है प्रोसीजरली गलत हुआ, बट वो आर्टिकल 370 को एक टेम्पररी और इनऑपरेटिव पोजीशन प्रोविजंस बना सकता है। तो दिस वाज द जजमेंट ऑफ दिस केस एंड दिस वाज द एंटायर स्टोरी ऑफ 370। सो आई होप यू गॉट इट एंड फाइनली आई विल अगेन से कि भाई देखो पीपीटी बड़ी लंबी होती है यार, हाँ ये प्लीज़ ज्वाइन द लेवल अप क्लैट पीजी कम्युनिटी, आप ज्वाइन करिए, आपको यहाँ पर रोज अपडेट्स मिलेंगे, प्लस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और आप हम लोग के साथ क्वेश्चन जजमेंट्स पढ़ते हुए, क्वेश्चन लगाते हुए चलेंगे और पेपर निकालेंगे। सो प्लीज़ ज्वाइन द कम्युनिटी and please subscribe to Level Up Clat PG. This is Shore signing off.